के सामने आके दे प्रिटेंड कि इनसे ज्यादा बड़ा फरिश्ता कोई नहीं है। क्या 1971 में इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ मुआहिदा करके पाकिस्तान को तोड़ा नहीं था? क्या मुक्ति बाहिनी जो बनाई गई थी, अगरतला साजिश की गई थी, इंडियन आर्मी पूरे सोवियत यूनियन के साथ मिलकर उसने ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ एक अलायंस बनाकर एक अटैक किया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का मशरकी बाजू इन्होंने तोड़ा, जबकि पाकिस्तान ने कोई इन्वेजन, कोई इनकर्जन, कोई सबवर्जन इंडिया के अंदर नहीं की थी। इस वक्त गुलाम दर गुलाम पैदा कर रहा है, हमारा तमाम मीडिया गुलाम है। जब इंसान अगर सिर्फ ये बात भी कर दो, इस आइडिया को भी आप अगर फ्लोट कर दें कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्कों का ब्लॉक बनाकर लीड कर सकता है, तो लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये इतने गुलाम है कि इस कॉन्सेप्ट को सोच भी नहीं सकते। जब यूरोपियन यूनियन बन सकता है, नेटो बन सकता है, एससीओ बन सकता है, ब्रिक्स बन सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं इनिशिएटिव लेकर एक मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक लीड कर सकता? लेकिन बात यह है कि करने के लिए भी मर्द आजाद चाहिए, जो मर्द आजाद नहीं है हमारे पास। नहीं है क्यों जी मंटो साहब? फिर ये मर्द आजाद फिर कहां से आएगा? हम तो हर एक का एग्जांपल दे देते हैं, उसने ये किया, देखिए मुझे बड़े अफसोस की बात है कि ये सारी इतनी बहस के बावजूद हम इसी जगह पे खड़े हैं कि पाकिस्तान का काम है चबन मुसलमान मुल्कों की क़यादत करना। भाई जब चबन मुसलमान मुल्क नहीं थे, पाकिस्तान नहीं बना था, तो बाकी 53 मुल्कों की कौन क़यादत करता था? हर मुल्क को अपनी आज़ाद छोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रूज। पाकिस्तान के जैद हामिद, जिनको हम लोग लाल टोपी कहते हैं, जब वो कहता है कि भारत आज पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा, सारे जो है मुजाहिदीन पाकिस्तान के तैयार हो जाओ और अपने अस्त्र शस्त्र उठा लो, भारत का मुकाबला करने के लिए हम दिल्ली के ऊपर झंडा फहराएंगे। और जो पाकिस्तान के नेता हैं वो सब भारत के गुलाम हो चुके हैं, मीडिया जो है पाकिस्तान का वो भारत के गुलाम हो चुका है। ये सब बातें और इनका रोना धोना सुनकर बहुत मजा आता है। तो पहले हम लोग ये वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं लाल टोपी के द्वारा, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। आप नोट करेंगे कि 9/11 के बाद जब अमेरिकन अफगानिस्तान पर हमला करने जा रहे थे, तो उस वक्त इंडियंस ने ऑफर किया था अमेरिकन को कि आप अफगानिस्तान पर अटैक ना कीजिए, हम आपको बेसिस देते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, आप पाकिस्तान पर हमला करें। इंडियंस ऑलवेज वांटेड टू फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट अमेरिकन, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे इनको बेगैरत और कमीना नहीं कहना चाहिए, चाहे ये हो या ना हो, लेकिन द फैक्ट इज कि ये हमेशा, जी मैं अवॉइड कर रहा हूं, मैं आइंदा कमीना नहीं कहूंगा इनको, ये जानबूझकर, क्योंकि खुद इनमें जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये बराह रास्त एक फ्रंटल जंग कर सके। सो दे वांट टू फाइट पाकिस्तान थ्रू प्रॉक्सी, चाहे वो टीटीपी के थ्रू हो, चाहे वो बीएलए के थ्रू हो, चाहे एमक्यूएम के थ्रू हो, चाहे अमेरिकन के थ्रू हो। और ये जो अब 16 साल के बाद, 9/11 के बाद, ये जो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस इन्होंने किया है, इसके जो बेसिस शेयर करेंगे, ये सिर्फ इंडियन बेसिस नहीं है, ये अफगानिस्तान के अमेरिकन बेसिस भी हैं जो इंडिया अब शेयर करेगा। और जो इनकी अमेरिकन डॉक्ट्रिन है एफपैक, और जो पाकिस्तान पर इस वक्त डिप्लॉयड वॉर है, 5th जनरेशन वॉर, और इंडियन कोल्ड स्टार्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन, ये तीनों डॉक्ट्रिन्स अब कंबाइन करके, कन्वर्ज करके पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय की जाएंगी। बलूचिस्तान में भी, कराची में भी, टीटीपी फाटा में भी। मुसलमान है या नहीं है, और ये भी कायदे आजम की तकरीर का जिक्र कर रहे थे, फिर लियाकत अली की तकरीर का और रेजोल्यूशन का जिक्र कर दिया। क्या 11 अगस्त की तकरीर जो है कायदे आजम की, 3 दिन पहले पाकिस्तान का बाकायदा शुरू होने से, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एज प्रेसिडेंट तकरीर की, क्या उसके अल्फाज आज जिंदा हैं? उसके अल्फाज में ये बातें दर्ज थी कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या क्रिश्चियन हैं, आप अपनी मस्जिदों मंदिरों में जाएं, आपका इस बात का रियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने करारदाद मकासद के जरिए रियासत का ताल्लुक बना दिया। करारदाद मकासद 11 अगस्त की तकरीर की कॉन्ट्रडिक्शन है। ये पीछे मैं थोड़ा सा जरा हट के इसको एक्सप्लेन करूंगा। वो ये कि दुश्मनों को मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जो हमारे दोस्त अभी जो बात कर रहे थे कि बिल्कुल हमारे एग्जिस्टेंस को अगर खतरा होगा तो हम डेफिनेटली इसको डिप्लॉय करेंगे। लेकिन जो स्ट्रेटजी इस वक्त वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के काबिल ही ना रहें, जो इन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ स्ट्रेटजी इस्तेमाल की थी अर्ली 90s में।
اس کے सोवियत यूनियन हमसे बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, हमसे बहुत बड़ी फौजी ताकत थी. इट डिसइंटीग्रेटेड विदाउट फायरिंग अ शॉट. और उसका तरीका उन्होंने जो इस्तेमाल किया था, जिसको आज आप 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, कि उसमें गद्दारी, ट्रीजन के जरिए, इकोनॉमिक कोलैप्स के जरिए, मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के जरिए, ब्रिंगिंग अ जुडिशियल कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स, पॉलिटिकल कोलैप्स. एंड उसकी वजह से सोवियत यूनियन जाहिरन उसके सामने कोई दुश्मन नहीं था जिसके खिलाफ वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता, लेकिन द कंट्री डिसइंटीग्रेटेड. और यही ये पाकिस्तान के खिलाफ करना चाह रहे थे 9/11 के बाद से. CIA का पूरी रिपोर्ट थी कि 2015 तक पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. TTP की जो इंसर्जेंसी थी, BLA की थी, MQM की जो कराची में थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज में जो गद्दार थे, शेख मुजीबुर रहमान हमारी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी 70 में, जो बिक चुकी थी इंडिया के हाथों, और अब तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स थे, ये जो चाहे वो मेमो गेट स्कैंडल में जरदारी इन्वॉल्व हो, या नवाज शरीफ हो, अचकजई हो, असफंदियार वली हो, फजलुर रहमान हो, ये सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया कॉम्प्रोमाइज कर चुका था और एक इंटरनल कोलैप्स हो रहा था पाकिस्तानी रियासत का. ये अल्लाह का करम और फजल हुआ कि हम उस क्राइसिस पीरियड से निकल आए, लेकिन अभी थ्रेट बाकी है अपनी जगह पे. इकोनॉमिक कोलैप्स अभी भी आप सफर कर सकते हैं. और जिस किस्म का ये एनवायरमेंट में आपको फंसा दिया है मुल्क को इन्होंने, जिस किस्म का रिस्पॉन्स बिल्ड करना चाहिए अभी हम बिल्ड नहीं कर रहे. मुल्क में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होनी चाहिए थी, मिलिट्री इमरजेंसी होनी चाहिए थी, एग्जिस्टिंग लॉज, और जिस तरह हम पीस टाइम लॉज अप्लाई कर रहे हैं इन अ स्टेट ऑफ वॉर, इस तरह रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं हो सकेगा. सो आई एम वेरी कंसर्न, फ्रैंकली स्पीकिंग, डिस्पाइट द फैक्ट एक यूफोरिया है कि मुल्क के अंदर हालात बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन आप ये बात सांझू की याद रखें, व्हेन यू हियर द वर्ड्स ऑफ पीस एंड प्रिपरेशंस फॉर वॉर, बीवेयर द वॉर इज कमिंग. पाकिस्तान को पूरी तरह तैयार रहना है. हमें इस नई जंग की तैयारी करनी है. अपनी कौम हमारी तैयार नहीं है इसके लिए. हमें अपना मीडिया कंट्रोल करना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रेटजी डिफाइन करनी है, साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग करनी है कौम की, जिस तरह सीरिया में, इराक में, शाम में हो रहा है. आने वाली जंगें हाइब्रिड होंगी, अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी, उस तरह की नहीं होंगी जैसी 65 की जंग हमने सरहद पे लड़ी थी. सो दिस इज व्हाट आवर लीडरशिप हैज टू टेक केयर ऑफ नाउ. अली, आप मुझे ये बताइए, क्या पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने खुद तकरीर करके ये बात नहीं कही थी कि ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान हमारे आदमी थे, हमने उनके साथ मिलकर हमारे कहने पर एक तो फिर अब आप मुझे, क्या वो डेमोक्रेटिकली सो कॉल्ड इलेक्टेड पाकिस्तान की मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी जिसको रॉ ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया? बात यह है कि आप फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री में जाइए. 1967 में अगरतला साजिश पकड़ी गई थी जी. ये पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी गद्दार थी, पकड़ी गई थी. अयूब खान उनको फांसी देना चाहता था, अगरतला कंस्पिरेसी केस बना था, लेकिन उस वक्त की तमाम सियासी जमातों ने एक गैंग अप करके फौज के खिलाफ इन दहशतगर्दों को छुड़ाया और इनसे कहा कि इनको इलेक्शन में लेके जाएं. नतीजा ये हुआ कि एक जब सेकंड चांस मिला अवामी नेशनल पार्टी को, अगरतला साजिश कामयाब हो गई. वो थी ही यही कि अवामी लीग मिलिटेंट गैंग्स बनाएगी. अब ये बात के हम इल्जाम लगा रहे हैं, एक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री मौजूद है. मुझे लगता है जो पाकिस्तान का ये लाल टोपी है, जब रात में सोता होगा तो इसको सपने में नजर आता होगा कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है और यहाँ शहर के अंदर जगह जगह के ऊपर बम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो सारे पाकिस्तान के लोग चिल्ला रहे हैं कि अल्लाह के बंदे जैद हामिद, लाल टोपी उठो और पाकिस्तान को बचाओ. और ये फिर सुबह उठता है, उसके बाद में यही बकवास चालू कर देता है कि भारत आज अटैक कर देगा, कल अटैक कर देगा, परसों अटैक कर देगा. मतलब भांग पीकर जो बात लोग करते हैं जनरली, वो जो है यहाँ पर ये पाकिस्तान की जो लाल टोपी है ये करता रहता है. अच्छा, यहाँ पर इसने ये कहा कि भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक ना करो. देखिए, ये तो एक सिर्फ थ्योरी है जो लाल टोपी हमेशा बनाता रहता है. ऐसा कोई भी बयान भारत की तरफ से नहीं दिया गया था. लेकिन ये बात बिल्कुल सही थी कि अमेरिका अगर ये काम करता तो 100% पाकिस्तान के चक्कर में जो है अमेरिका को ज्यादा पैसे भी न खर्चा करने पड़ते और ओसामा बिन लादेन मिल भी जाता, क्योंकि अमेरिका लगातार वहां अफगानिस्तान के अंदर लड़ता रहा पाकिस्तान के कहने के ऊपर. पाकिस्तान यहाँ पर दोहरा गेम खेलते हुए अफगानिस्तान के अंदर से ओसामा बिन लादेन को निकाल लाता है और अमेरिका को बताता है कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान के अंदर है. यहाँ पर पैसे के लिए अफगानिस्तान के लोगों की बलि चढ़ाई गई थी. इसी वजह से अफगानिस्तान के लोग आज भी इनसे नफरत करते हैं. अमेरिका अगर डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देता तो ओसामा बिन लादेन बहुत पहले पकड़ा जाता और इस वजह से जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा मिलता था वो पैसा नहीं मिलता. ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का गेम है. देखिए, अब बांग्लादेश इसलिए अलग हुआ क्योंकि भैया आपने वहां पर
बहुत ज्यादा अत्याचार किया, उनको राइट्स नहीं दिए, उनके ऊपर लगातार आप ये इल्जाम लगाते रहे कि वो गद्दार है। जैसे आज आप बलूचिस्तान के साथ कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर आप बोलते हो कि ये सब गद्दार हो चुके हैं, भारत के गुलाम हो चुके हैं, टीटीपी भारत का जो बनाया हुआ आतंकवादी संगठन है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जब टीटीपी तुम्हारे लिए दूसरे देश के अंदर ब्लास्ट करती तो अच्छी हो जाती, जैसे तुम्हारे लिए पहले तालिबान अच्छा था, आज के समय में तालिबान तुम्हारे लिए सबसे बुरा है। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान के लोग हैं, इनका सोचने का नजरिया इतना जाहिली वाला होता है कि कोई फैक्ट और फिगर नहीं होते, बस ये रात में सोता है, कहानी बताता है और सुबह न्यूज चैनल के ऊपर जाकर बक देता है। और फेम पाने के लिए, उल्टी सीधी बातें करने के लिए, इस्लाम के ऊपर बात करने के लिए अगर पाकिस्तान के अंदर आप करेंगे तो आप बहुत बड़े हीरो कह जाएंगे, और उसी का जो है फायदा यहाँ पे उठा रहा है। ओवरऑल वीडियो मनोरंजन के लिए था, कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।